हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमांडा फ्रॉम मनम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में सीए इंटर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका मई में एग्जाम्स है उनके लिए सर इंस्टीट्यूट ने मॉक टेस्ट पेपर फर्स्ट रिलीज किया है। आज अपन उसके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस और जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस है इनकम टैक्स के, आज उसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सर जीएसटी के भी करवा दूंगा। तो सर आप मेरे साथ बैठना, ध्यान से सुनना। मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा कि कैसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन अटेंड करते हैं एग्जाम में, क्या तरीका रहता है, क्या अप्रोच रहती है। मैंने लास्ट आरटीपी जो अभी सॉल्व कराई उसमें भी सिखाया, अभी वापस सिखा रहा हूं। सिखाने का बार बार पर्पस ये है कि एग्जाम में ये चीज बैठ जाए दिमाग में, गलती ना हो। ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। और याद रखना, फ्रेंड्स को शेयर करना है, सर लाइक जरूर करना अगर आपको पसंद आए तो। चलो, तो आज अपन देखेंगे इनकम टैक्स का केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। ये देखो सर, ये आपका क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले भी सिखाया था, कभी भी केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन पहले से मत पढ़ना। अगर आप पूरा, सॉरी, केस जो ये केस सिनेरियो है ना, इसको पूरा मत पढ़ना। इट्स अ शेयर वेस्ट ऑफ टाइम। आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले नीचे क्वेश्चंस देखना चाहिए, ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तो आप अपने दिमाग को एक गाइडेंस प्रोवाइड करते हो कि देख भाई, ऊपर अपन को ना इसी से रिलेटेड चीजें ढूंढनी है। फिर आपका दिमाग ना उसी से रिलेटेड चीजें, प्रोविजन सब याद करना स्टार्ट करता है। इट्स अ स्मार्ट वे ऑफ थिंकिंग। सर देखो, दो तरीके से टैक्स का पेपर बनता है। एक स्मार्टनेस से, जिससे आप पूरा पेपर अच्छे से अटेंड करोगे, क्वालिटी पे रहेगा, अच्छे मार्क्स लाने के स्कोप है। एक होता है लेबोरियस, जैसे पूरा केस स्टडी पढ़ रहे हैं, फिर नीचे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फिर उससे जाके रिलेटेड केस स्टडी में ढूंढ रहे हैं। हो सकता है इसमें आप पूरा पेपर बना भी लो, बट मेरे को ऐसा लगता है इसमें पेपर छूटने के चांसेस ज्यादा है, क्वालिटी कम हो जाएगी और माइट भी पॉसिबल आंसर भी गलत हो जाए। तो चलो सर, मेरी टेक्निक आप अप्लाई करके देखो, आपको सीरियसली बहुत कंफर्टेबल लगेगा। तो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं। पहला क्वेश्चन बोलता है, व्हाट वुड बी द रेसिडेंशियल स्टेटस। अब मेरे दिमाग में एक चीज तो क्लियर हो गई, क्वेश्चन में ऊपर भैया रेसिडेंशियल स्टेटस की बातें हैं। मतलब मुझे ऊपर जो भी बंदा जिसकी भी बात हुई होगी, जो कमल के बारे में बात हुई होगी, उस कमल का मेरे को रेसिडेंशियल स्टेटस ढूंढना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लो, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्सेबल अंडर द हाउस प्रॉपर्टी। मतलब ऊपर जो मेरे को इनकम उसकी ढूंढना है, वो कौन सी ढूंढना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये भी क्लियर है सर। बंदे का कैपिटल गेन भी ढूंढना है सर, कैपिटल गेन वाली भी इनकम ऊपर ढूंढना है सर। उसके बाद उसकी टोटल इनकम भी ढूंढना है सर, जब वो 115 बीएसई ऑप्ट नहीं करता, और उसकी टैक्स लाइबिलिटी भी निकालना है। तो मिस्टर कमल की सभी चीजें अपन को करनी है। तो अपन चलते हैं, अब एक एक चीज धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करते हैं और आपको धीरे धीरे चीजें क्लिक करेगी। आओ सर, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन, टाइम वेस्ट नहीं करते। मिस्टर कमल एन इंडियन सिटीजन, बंदा इंडियन सिटीजन है सर, एज 61 ईयर्स, ये मैटर करती है सर, ठीक है, क्योंकि हम जब टोटल इनकम और टैक्स लाइबिलिटी निकालने जाएंगे ना सर, टैक्स लाइबिलिटी में उसकी एज मैटर करेगी। हैज सेट अप हिज बिजनेस इन कनाडा एंड इज रिसाइडिंग इन कनाडा सिंस 2010। 2010 से कनाडा में ही है सर, कनाडा में ही है ये ध्यान रखो, रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए काम कर। He owns a house property in Canada, half of which is used by him for his residence and half is given on rent, converted into INR, मतलब इंडियन रुपीस 12 लाख। ठीक है भाई, कनाडा में इसकी एक प्रॉपर्टी थी, उसको इसने रेंट पे दिया है, ठीक। He purchased a flat in Delhi on 13th October 2020 for 42 lakh. The stamp duty value of the flat was 35 lakh. Very nice. Sir, stamp duty value थी 35 lakh, बंदे ने परचेस कितने में किया है, 42 लाख। सरकार बोली ये तो अच्छा वाला आदमी है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा परचेस किया, ज्यादा में परचेस किया, ज्यादा पैसा दिया है। वो तो जब आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम में देते हो ना सर, तब दिक्कतें आती है, तब हम ये बोलते हैं कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबिलिटी चेक करना पड़ेगा सर। यहाँ तो जितनी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उससे ज्यादा में ये बंदे ने परचेस किया है, कोई दिक्कत नहीं है सर। He has also taken a loan from Canara Bank in India for 34 lakh for the purchase of this flat. भाई 34 लाख का लोन भी लिया है। The interest on such loan for the financial year 22-23 was 3,14,000. Wow. सर इंटरेस्ट अमाउंट कितनी है सर, 3,14,000 एंड द प्रिंसिपल रिपेमेंट, ओहो, प्रिंसिपल रिपेमेंट 80,000। तो ये तो मेरे को पता चलता है सर 80C में जाता है। आगे देखो, मिस्टर कमल हैज गिवन दिस फ्लैट ऑन अ मंथली रेंट ऑफ 32,500। भैया रेंटल इनकम मिल गई,
मतलब हम आईएचपी का कैलकुलेशन यहां से स्टार्ट सोच सकते हैं सर। आपको यहां से आईएचपी का कैलकुलेशन सोचना आसान हो गया क्योंकि सर रेंटल इनकम दिख गई अपन को। तो अब आप देखो आगे देखते हैं। सिंस अप्रैल 2022 द एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ द डेली फ्लैट इज 40,000। सर प्रॉपर्टी टैक्स बोल लो, म्युनिसिपल टैक्स बोल लो, सेम होता है सर। 40,000 which is paid back कमल, ओनर ने ही पे किया है whenever he comes to India to meet his parents। ओके मतलब ये 40,000 अपन को म्युनिसिपल टैक्स पे किया है। तो मैं अगर आगे ना बढ़ूं और एक बार के लिए सर आईएचपी की ही इनकम कैलकुलेट करने चले जाऊं तो इसको रेंट इनकम हो रही है सर कितना है, एक मिनट, 32,500, 32,500 इंटू 12 कर लेते हैं सर, एक मिनट, 32,500 इंटू 12 ये आ रहा है सर 3,90,000। ठीक, माइनस भैया म्युनिसिपल टैक्स इसने पे किया है 40,000। ठीक, 3,50,000 ये आपका आ गया सर, एनएवी आ गया सर। माइनस कर लो 30%, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी तो है, तो माइनस 40,000 कर लेते हैं, माइनस 30%, 2,45,000। अरे यार 30% आ रहा है सर 1,05,000। ठीक है, अच्छा अभी इंटरेस्ट भी तो माइनस होता है। इंटरेस्ट के लिए इसने बताया सर, इंटरेस्ट इसने कितना पे किया है, 3,14,000। अब आप बोलोगे सर हम तो पढ़ के आए इंटरेस्ट की लिमिट 2 लाख की है। अरे भैया वो जो 2 लाख और 30,000 की लिमिट है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए, ये तो प्रॉपर्टी लेट आउट थी ना, तो लेट आउट पे लिमिट क्यों लगाओगे? तो आप आराम से 3,14,000 इंटरेस्ट क्लेम कर लो। तो 3,14,000 का इंटरेस्ट क्लेम करेंगे तो एक मिनट, ये आ जाएगा 3,50,000 माइनस 30% माइनस 3,14,000, ये मेरा आ रहा है सर 69,000 का लॉस। ठीक है, ये लॉस आया है सर, इनकम नहीं है ये मेरी, लॉस आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, अच्छा आप बोलोगे सर आपने इतना कैलकुलेशंस क्यों किया? सर अपन नीचे पढ़ के आए थे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी तो अपन को कंप्यूट करना है ना, इसीलिए मैंने कंप्यूट किया सर। वेनेवर, ठीक है, आगे देखो। मिस्टर कमल विजिटेड इंडिया फॉर 124 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ओ भाई यहीं से तो रेसिडेंशियल स्टेटस इंपॉर्टेंट हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सर, रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए ये बंदा विजिट करता है इंडिया में। विजिट के केस में हम पढ़ के आए हैं, प्लीज ध्यान दो मेरी तरफ ध्यान दो। विजिट के केस में हम पढ़ के आए 182 डेज प्रीवियस ईयर में प्लस 365 डेज प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में, यही हम पढ़ के आए हैं सर कंडीशन। अब बात क्या है ध्यान से सुनना मेरी, ठीक है। 182 डेज की जो आप, हाँ 182 डेज की जो आप कंडीशंस देखते हो, ठीक है, इंडियन सिटीजन, अब ये बंदा इंडियन सिटीजन भी तो है ना सर, ये देखो इंडियन सिटीजन है, विजिट टू इंडिया है 182 डेज। अब अगर 182 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो हम विजिट के केस में 120 भी देख सकते हैं सर। यस सर, ये 182 के बदले हम 120 डेज भी देख सकते हैं सर। बट जब 120 डेज देखने जाएंगे ना सर, तो हमें सर उसकी इनकम भी देखनी पड़ेगी, 15 लाख से ज्यादा इंडिया में होना चाहिए सर। अगर उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा इंडिया में हो तब हम उसको बोलेंगे सर रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब ये बंदा जो करंट प्रीवियस ईयर में है ये 124 डेज ही है, तो 182 वाली कंडीशन से तो बाहर हो गया। अब अपन चेक करेंगे सर 120 वाली। अब 120 वाली के लिए मुझे उसकी इनकम भी पता होना चाहिए, पूरे इंडिया में कितनी इनकम कमा रहा है वो। अभी तो मेरे को सर आईएचपी का सिर्फ लॉस पता चला है, तो सर मेरे को बाकी पूरी इनकम उसकी पता नहीं है। भाई बाकी पूरी इनकम तो मेरे को उसकी पता नहीं है, तो मैं एक काम करता हूं सर, अभी रेसिडेंशियल स्टेटस को उसके होल्ड पे रखता हूं। रीजन ये है क्योंकि मेरे को बाकी पूरी उसकी टोटल इनकम पता करना पड़ेगा इंडिया से, जो कि 15 लाख से एक्सीड करेगी, तब मैं उसका रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर पाऊंगा। मैं समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं सर? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अपन रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं निकालेंगे, निकालेंगे, पर अभी तो रुको सर, अभी तो अपन को उसकी बाकी इनकम नहीं पता है। चलो आगे दिया हुआ है देखो, बिफोर ही हैज विजिटेड, बिफोर दैट ही विजिटेड इन इंडिया फॉर टोटल 366 डेज ड्यूरिंग द पीरियड। देखो पिछले 4 साल का 365 दिन से ज्यादा, 365 डेज से ज्यादा दिया हुआ है, तो वो वाली कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। वो आप लोगों से सिर्फ ये चेक करवाना चाहते हैं कि बंदे की इनकम आप देखते हो कि नहीं देखते हो। हमें तो देखना पड़ेगा सर, ठीक है। तो हम आगे प्रोसीड करते हैं और उसकी इनकम ढूंढते हैं सर इंडिया में, क्या वो 15 लाख से एक्सीड कर रही है, और अगर 15 लाख से एक्सीड कर रही है उसकी इनकम,
तो सर सिंपल सी बात है, फिर वो बंदा रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी हो जाएगा। और अगर 15 लाख से एक्सीड नहीं करी इनकम, तो उस केस में हम ये भी चेक कर लेंगे सर कि वो डीम्ड रेसिडेंट की कैटेगरी में आता है कि नहीं, कि सर फिर अगर वो डीम्ड रेसिडेंट की कैटेगरी में भी नहीं गया, तो वो सीधा सीधा फिर नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। फिर हम उसकी इनकम की टैक्सेबिलिटी जो देखेंगे वो नॉन रेसिडेंट के बेसिस में देखेंगे। ठीक है, तो चलो इसके आगे और इंडिया की इनकम देखते हैं। ठीक है, चलो आ गया। ठीक, he had a house in Ranchi which was sold in May 2019। भैया के पास रांची में घर था, उसने 2019 में बेच दिया। In respect of this house, he received arrears of rent। ओ भाई, 2,96,000 का, वाओ। लो भाई, arrears of rent है ना, arrears of rent 2,96,000, इसमें भी आप 30% रिड्यूस कर दो, बाकी तो टैक्सेबल है ना। 2,96,000 इसका 30% माइनस किया तो मेरा आ गया सर 207200। ठीक है, अब आईएचपी का लॉस और ये जो एरियर्स ऑफ रेंट की इनकम है, इन दोनों को एडजस्ट कर लेते हैं। -69,000 सर, ये मेरा आ रहा है 138200। ये मेरी आईएचपी की इनकम है अभी तक। अभी तक अगर और कुछ घर वर के बारे में ना दिया हो तो आईएचपी की इनकम मेरी यही है। आगे देखते हैं। he has also derived some other income during the financial year 20 to 23। देखो सर, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन कनाडा, सर कनाडा के कनाडा में बिजनेस कर रहा है, ठीक है, उससे प्रॉफिट। और ये जो इनकम आप आईएचपी की निकाल रहे हो ना सर, ये इंडिया की है। ठीक है, भूलना मत, हमें तो इंडिया में चेक करना है ना, 115 लाख से ऊपर। ठीक है, अगला देखो, interest on bonds of a Canadian company out of which 50% received in India। ओ भैया, 6,20,000, इसका 50% कितना हो जाएगा सर, 3,10,000। ये इंडिया का हो गया। तो देखो, एक तो आईएचपी की इनकम पता चल गई आपको, एक आईयूएस की भी इनकम पता चली सर अभी, 3,10,000। ठीक है, आगे देखते हैं। Income from apple orchard in Nepal given on contract and the yearly contract fees of 5 lakh for the financial year 20 to 23 was received by Mr. Kamal in Nepal। तो सर ये तो वो भी नेपाल की इनकम है। ठीक है, आगे देखते हैं। हमें अभी इंडिया की इनकम सर्च करना है उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए। अगला है, मिस्टर कमल has sold 10,000 listed shares at the rate of 480 per share of A Limited, an Indian company, on 15/9/2022, which he acquired on 5/4/2017। oh my god, सर ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों सर, अगर आपको याद हो तो ये सर 31 जनवरी 2018 के पहले की है सर। और अगर उसके पहले की है तो उस केस में सर, जो हम लिस्टेड शेयर्स के केस में न्यू टैक्स रिजिम जो आया था, उसके कारण जो कॉस्ट निकालने का तरीका था लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के केस में, वो चेंज हो गया था, जिसके बाद लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के केस में इंडेक्सेशन होता नहीं है सर। अभी जो कॉस्ट निकालने का तरीका वो मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा। ठीक है, he acquired at 100 rupees per share। ठीक है, STT paid both at the time of acquisition as well as the time of transfer of such shares। ठीक है, on 31st January 2018 the shares of A Limited was traded on a recognized stock exchange, highest price, average price, low price, आपको तीनों दिए हुए सर। याद करो, हमें कमल की कैपिटल गेन की भी इनकम निकालना था। चलो सर, थोड़ी मेहनत यहां भी कर लेते हैं। देखो, कैपिटल गेन की जब मैं इसकी इनकम निकालने जाऊंगा तो सिंपल सी बात है, पहले तो सर क्या करते हैं, देखो सेल कंसिडरेशन तो बहुत सिंपल है सर, 480 इंटू 10,000 शेयर्स, 10,000 ये ना, हाँ 10,000 शेयर्स, ठीक, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर इंडेक्सेशन होता ही नहीं है, जो इक्विटी शेयर के केस में न्यू टैक्स रिजिम आया था उसमें इंडेक्सेशन नहीं होता है। बट सर कॉस्ट निकालने का जो तरीका है ना वो बदल गया है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से रेगुलर क्लासेस में भी सिखाया था सर। देखो, इसमें 2 स्टेप में बातें होती है। स्टेप 1 होता है, ध्यान देना सर, स्टेप 1 होता है जिसमें हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है, 100 रुपीज। फिर होता है स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर 2 चीजें आती है सर। फर्स्ट होता है सर सेल कंसिडरेशन। सेल कंसिडरेशन कितना है, 480 के हिसाब से। और दूसरा है सर फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू कब की सर, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 जनवरी 2018 की। और वो भी कौन सी पता है, हाईएस्ट वाली। ये हमेशा याद रखना, यहां पर स्टूडेंट गड़बड़ कर जाएंगे। हाईएस्ट प्राइस ले लेना, एवरेज मत ले लेना। तो हाईएस्ट कितनी है सर, 300। अब
ये दोनों पॉइंट में विच एवर इज लोअर, तो लोअर कितना आ जाएगा सर? लोअर हमारा आ जाएगा 300। जो 300 आया, लोअर हमारा आया 300, इसको हम कंपेयर करेंगे कॉस्ट से, दोनों में विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, तो हायर कितना हो जाएगा सर? 300। तो हमारे लिए जो शेयर्स, इक्विटी शेयर की कॉस्ट हो जाएगी वो हो जाएगी 300 इंटू 10,000। तो ये अपन माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा सर 180 इंटू 10,000। क्लियर है सबको? तो ये आ जाएगा सर, एक मिनट मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ना, 180 इंटू 10,000, ये आ रहा है सर 18 लाख। ठीक है, ये इसकी इंडियन कंपनी से सर इनकम है, तो हो गई 15 लाख से एक्सीड। ले लो सर, कैपिटल गेन की इसकी इनकम आ गई 18 लाख। ठीक है, अब हो गई इसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा। अपन को तो भाई 120 दिन प्लस 15 लाख देखना था। लो भाई, 15 लाख से तो कई एक्सीड, क्योंकि 366 डेज था वो प्रीसीडिंग फॉर प्रीवियस ईयर में, तो वो तो वैसे भी सेटिस्फाइड थी। 120 करंट ईयर में ये कितने दिन था? एक सेकेंड रुक जाओ, कहा था ये रहा 124 डेज, तो ये इंडिया में था करंट ईयर में, तो 120 डेज वाली भी हो गई, 15 लाख से ऊपर भी इनकम हो गई। तो क्या बंदा रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डनरी रेसिडेंट हो जाएगा? यस सर। तो पहले क्वेश्चन जो था रेसिडेंशियल स्टेटस, उसका आंसर हमें मिल गया, वो है सर रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्लियर हुआ? सिंपल। अगला देखो, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यही तो आप निकाल के आए हो, ये देखो 138200, देखो ये तो निकालो सर मैं आप लोग के लिए, 138200। आओ सर, ये देखो ऑप्शन, अरे 138200। अगला कैपिटल गेन, अब भी तो बोला सर 18 लाख, आपके सामने निकालो, ये देखो कैपिटल गेन, ये रहा 18 लाख, ये अभी अपन निकाले, सिंपल था। उसके बाद आगे देखो, व्हाट वुड बी द टोटल इनकम। अरे तो टोटल इनकम में और कुछ बचा ही कहां, ये तो हम क्वेश्चन के पूरे एंड पे पहुंच गए थे, यहां तक तो पहुंच गए, बचा ही क्या है टोटल इनकम में? तो आप एक काम करो ना, इन्हीं को ऐड कर दो, यही आपकी टोटल इनकम है। 18 लाख प्लस 3 लाख 10,000 प्लस 138200, ये आ रहा है सर ग्रॉस टोटल इनकम डबल टू 48200 माइनस माइनस सर 80C की डिडक्शन सर प्रिंसिपल रिपेमेंट था, याद करो, ये देखो प्रिंसिपल रिपेमेंट में लिखवाया भी था, ये देखो प्रिंसिपल रिपेमेंट 80,000 का, तो इसको माइनस कर लेते सर, 80,000 माइनस। ठीक है, तो ये माइनस किया 80,000, ये आ गया सर 2168,200, ये आपकी टोटल इनकम आ गई सर। ये लो, कहाँ गए भैया, ऑप्शन देख लेते हैं, ये रहा, देखो ये आपकी टोटल इनकम। अब आपसे क्या पूछा, टैक्स लायबिलिटी निकाल ले, ठीक है सर, टैक्स लायबिलिटी भी निकाल लेते हैं। अब एक बात ध्यान दो सर, इधर ध्यान देना 2 मिनट। सर जो कैपिटल गेन है सर, ये 112A वाला कैपिटल गेन है, और 112A वाले कैपिटल गेन में हमने सीख के आया था सर कि 18 लाख में से 1 लाख की तो एग्जेम्पशन है सर, तो 1 लाख माइनस कर दो, बचा 17 लाख। 17 लाख का 10% टैक्सेबल है सर, तो ये आ जाएगा सर 1,70,000। ये क्लियर हुआ? एकदम सिंपल। उसके बाद जो बची बैलेंस इनकम है, अब अपन बैलेंस इनकम कैसे पता करेंगे सर? इसमें से आप माइनस कर लो 18 लाख, क्योंकि आपने 18 लाख की तो अलग से टैक्सेबिलिटी देख ली, इसमें से माइनस कर लो 18 लाख, अबे हाँ 18 लाख, तो ये मेरा आ जाता है 368200। ठीक है, अब इस बंदे की एज आपको याद हो तो देखो 61 ईयर है। ठीक है, तो इसके लिए स्लैब क्या एप्लीकेबल होगा? इसके लिए स्लैब अपन सीख क्या है सर, 3 लाख रुपए का स्लैब है, तो देखो 3 लाख रुपए का स्लैब लगा लेते हैं। आओ सर, पहले 3 लाख तक तो निल है, ठीक, तो ये बचेगा सर 68 इस पे लगेगा 5%, 5% कितना होगा, माइनस 3 लाख इंटू 5%, ये आ रहा है सर 3410। ठीक है, और ये हमने 1,70,000 निकाल के रखा था, तो ये 1,70,000 प्लस 3410 दोनों को ऐड करते हैं, तो ये आ जाएगा 1,70,000 ऐड कर लिया, तो ये आ गया सर 1,73,410। ठीक है, इस पे प्लस 4%, एजुकेशन सेस भी तो है, 4% प्लस 4%, ये आ रहा है 1,8,0
346.4 सर 346 आप इसको राउंड फिगर करेंगे तो ये आ जाएगा 180,344 भी क्यों 50 हो जाएगा सर। इनकम टैक्स तो 10 रुपीज राउंड ऑफ होता ही है सर। ठीक है, तो ये आपका फाइनल टैक्स लाइबिलिटी आ गई सर। ये आपकी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी आ गई। आपसे टैक्स लाइबिलिटी पूछा है ना, आओ देखते हैं। ये रहा, ये देखो, ये आपकी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी आ गई। मैं आपको कितना सिंपल तरीके से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया हूं सर, एकदम सिंपल तरीके से। आप अगर इसी तरीके से प्रॉपर प्रोसीजर से चलेंगे ना सर, विश्वास करो आपका भी बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। Miss Archana, wife of Mr. Raj, started a business of trading in beauty products on 15 May 2022. She invested 5 lakh in the business on 15/5/2022 out of the gift received from her husband. Okay. सर हस्बैंड से मिला है 5 लाख और उसको बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, शी फर्दर इन्वेस्टेड 4 लाख फ्रॉम हर ओन सेविंग अकाउंट। ठीक है, मतलब टोटल बिजनेस का कैपिटल 9 लाख हो गया है, जिसमें से 5 लाख हस्बैंड का है और 4 लाख उसका खुद का है। शी अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000 फ्रॉम हर बिजनेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखो, मैं आपको बता रहा हूं, बेसिकली देखा जाए तो इसमें ध्यान देना सर, 1,50,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, ये 9 लाख के कैपिटल पे है। ठीक, 9 लाख में से 5 लाख तो हस्बैंड का है, 5 लाख हस्बैंड का है ना, हाँ 5 लाख तो हस्बैंड का है, तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख इंटू 5 लाख। सर ये आ रहा है 8,3,3,3,3, इतना हस्बैंड के हाथ में जाना चाहिए और आप इसी में से बैलेंस माइनस कर दो इसमें से 1,50,000, तो ये आ रहा है सर 666, ये हस्बैंड के हाथ में और ये 6, ये 7, ये जाएगा वाइफ के हाथ में। यही टैक्सेबिलिटी होनी चाहिए। बेसिकली ये मेरे को लगा था, ये मेरे हिसाब से था। ठीक है, फिर मैंने इंस्टीट्यूट का आंसर्स भी चेक किया तो इंस्टीट्यूट के आंसर के हिसाब से ऑप्शन डी है। इंस्टीट्यूट ने बोला कि जो शेयर ऑफ प्रॉफिट 1,50,000 है वो पूरा का पूरा राज के हाथ में टैक्सेबल है। मेरे को ये चीज राज के हाथ में इसलिए टैक्सेबिलिटी नहीं लगी क्योंकि सर 4 लाख रुपीस जो था वाइफ अपने तरफ से, यार 4 लाख रुपीस जो था वाइफ ने अपने तरफ से इन्वेस्ट किया था, खुद की सेविंग का था ना, तो वो हस्बैंड के हाथ में क्लब क्यों होगा। मेरे हिसाब से क्लब नहीं होना चाहिए था। मेरे हिसाब से अगर आप पूछेंगे तो ऑप्शन ये होना चाहिए था। ठीक है, बट इंस्टीट्यूट का आंसर डी है, इसलिए मैंने आपको दोनों चीजें बता दी सर। ठीक है, मैं आपको दोनों चीजें बता रहा हूं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सर मैं ही जो बोल रहा हूं वो पत्थर की लकीर है, बट मैं आपको ये बता रहा हूं कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए था कि भाई जो उसकी वाइफ की खुद की सेविंग में से जो पैसा इन्वेस्ट किया गया और उसमें जो प्रॉफिट है वो हस्बैंड के हाथ में क्लब नहीं होगा। अब अगर आप ये मान लो कि उसकी वाइफ ने भी जो सेव किया होगा वो हस्बैंड नहीं दिया होगा, तो फिर तो पूरा ही हस्बैंड के हाथ में चले जाएगा। अगर आपने ये माना कि भैया जो वाइफ सेविंग कर रही है वो भी हस्बैंड का ही पैसा था और वही हस्बैंड का पैसा बिजनेस में लगा है, तो फिर मिस्टर राज के हाथ में पूरा क्लब करना परफेक्टली सही था। ठीक है, मैंने आपको दोनों चीजें लॉजिकली लॉजिक के साथ सही बता दिया। ठीक, आगे मूव करते हैं, चलो मिस्टर नहीं सॉरी, है ना, थर्ड वाला देखो। An amount of 60,000 was paid to Mr. Summer on 1/7/2022 towards fees for professional services without deduction of tax at source. ठीक है, इन्होंने टीडीएस नहीं काटा सर। ठीक है, जबकि टीडीएस काटना चाहिए था। सब्सिक्वेंटली याद है ना, 30,000 से ज्यादा 10% टीडीएस काट देते। Subsequently, another payment of 75,000 was due to Mr. Summer on 28/2/2022-2023, from which tax at the rate of 10%, amounting to rupees 13,500 on the entire amount of 1,35,000 was deducted, and the net amount was paid on the same day to Mr. Summer. However, this tax of 13,500 was deposited on 22nd June 2023. सर ये सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ फिगर्स चेंज किए। ये सेम क्वेश्चन मैंने अपने स्टूडेंट्स को अपने बुक में भी करवाया हुआ है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है सर। हुआ ये है
कि भैया ना पहले 60,000 प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज में, याद है ना, प्रोफेशनल टेक्निकल इसमें टीडीएस है, 194 जे पढ़ते हैं सर अपन, ठीक है, 194 जे में अपन पढ़ के आते हैं, प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज में टीडीएस है और 10% टीडीएस है। तो भैया ने देखो 60,000 पे 10% इसको टीडीएस मींस 6,000 रुपए का टीडीएस काट देना चाहिए था, इसने काटा नहीं 6,000 रुपए का टीडीएस। ठीक, अब इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 1/7 से लेके 28/2 तक, क्योंकि 28 फरवरी को इसने 75,000 प्लस 60,000 दोनों का मिला के एक साथ टीडीएस काटा है। तो भैया सुनो, इसका 1% इंटू कितने महीने सर, 1 अगस्त से लेके 28 फरवरी तक, 1 अगस्त से लेके 28 फरवरी तक कितने महीने हो गए सर, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, एक मिनट, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, सर ये आपका हो जाएगा, एक सेकंड, जनवरी फरवरी सही तो काउंट कर रहा हूं ना मैं, अगस्त सितंबर अगस्त जून जुलाई, जुलाई अगस्त, सर ये जुलाई से, सॉरी मैं अगस्त गिन रहा हूं इसको, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, सर ये 8 मंथ्स हुए, तो ये कितना हो जाएगा सर, 6,000 इंटू 1% इंटू 8, ये आ जाएगा सर 480। ठीक है, आगे देखो सर, इसने फिर टीडीएस काट दिया था सर 28 फैब को, और फिर टीडीएस डिपॉजिट किया है, ठीक है, 13,500 जो इसका टैक्स का अमाउंट था उसको डिपॉजिट किया सर 22 जून को। तो सर फैब तो चले गया, मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीना, 4 महीने का सर देखो 13,500 इंटू 1.5% इंटू सर 4 मंथ्स, सर 4 मंथ्स कहां से आए सर, मैंने 4 मंथ्स लिया है 1 मार्च से 22 जून तक, ठीक है, पार्ट ऑफ द मंथ को भी फुल मंथ काउंट किया जाता है, तो जून का पूरा महीना काउंट किया जाएगा सर, 22 तक हो चुका है तो पूरा मंथ ही काउंट किया जाएगा, तो ये 4 महीने हो गए, 4 महीने का इंटरेस्ट कितना आएगा सर, 13,500 इंटू 1.5% इंटू 4 मंथ्स, ये आ रहा है सर मेरा 810, ठीक है, टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा सर, 480 प्लस 810 प्लस 480, ये मेरा आ रहा है सर टोटल इंटरेस्ट जो आ रहा है इसका, ये आ रहा है 1290। सेम क्वेश्चन है यार, सेम सेम, सिर्फ फिगर्स चेंज हुए, यही सेम क्वेश्चन मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी कराया, फिगर चेंज हो गए, तो सर अमाउंट चेंज होने के कारण इंस्टीट्यूट घुमाने की कोशिश करिए, बट घूमेगा कोई स्टूडेंट नहीं, क्योंकि वो सिमिलर टाइप का ही है, और इवन इंस्टीट्यूट मैट में भी ये सेम ही क्वेश्चन दिया है, बस वो 60,000 है, वहां 60,000 नहीं था, ठीक है, मेरे को जहां तक याद है 40,000 और 50,000 है, और टोटल यहाँ पर 9,000 है जो इंस्टीट्यूट मैट में दिया हुआ है, ठीक है, बस यही डिफरेंस हुआ है। अगला वाला क्वेश्चन देखो, फोर्थ वाला, Mr. C, age 35 years, is working in BCD, a partnership firm with equal profit sharing ratio. During the previous year 22-23, the firm had paid a remuneration to Mr. BCD, being the working partner of the firm, at of 2 lakh rupees each. The firm has paid interest on capital of 1,20,000 in total. Oh ho, सर बड़ी मजेदार बात बताता हूं मैं आपको सर, इंस्टीट्यूट सेम क्वेश्चन, सेम एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन हमारे एमटीपी भी लिख रहा हूं यार मैं, आप लोग का जो इंस्टीट्यूट का नया एमसीक्यू बुकलेट है, उस बुकलेट में ये क्वेश्चन है इनकम टैक्स के, मैंने अभी वो सॉल्व कराई है इंस्टीट्यूट के एमसीक्यू की नई बुकलेट, जिसमें ये सेम पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, इसका आंसर भी याद है सर मेरे को, अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने सॉल्व कराया, मैं आपको इसको दिखाता हूं, उनको एमसीक्यू बुकलेट, ये देखो कहाँ गया यार, रुको, ये सैलरी है ना, पार्टनरशिप मतलब कहाँ होगा, रुको, कहाँ गया, ये देखो सर, सेम क्वेश्चन, ये देखो कैसे पता चला, पता है, यहां पर भी देखो टोटल में एल में गड़बड़ थी, यहां पर भी एल नहीं था, और अभी जो मैंने देखो आपको एमटीपी दिखाई सर, ये देखो सेम यहां पर एल पे गड़बड़, सेम चीज पे इंस्टीट्यूट पकड़ाई है कि सेम चीज थी, देख लो, मैं आपको ये बता रहा हूं,
मैं आपको इसलिए बताया क्योंकि वो एमसीक्यू की जो बुकलेट सॉल्व कराया था इनकम टैक्स की, अगर आपने वो नहीं देखी है तो दैट इज इंपॉर्टेंट, प्लीज उसको देख लेना। सेम क्वेश्चन है, वहां पर मैंने बहुत डिटेल में इसको अच्छे से समझाया, सिखाया भी है। ठीक है, चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। Income derived from farm building situated in the immediate vicinity of an agricultural land not assessed to land revenue would be treated as agriculture income। आपको बताना है कब वो agriculture income माना जाएगा। If such land is situated in an area at a distance of 3 kilometer from the local limit of a municipality and it has a population of 80,000। सर ये तो हम कैपिटल गेन में जब कैपिटल एसेट पढ़ते हैं ना सर, तो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन जब 214 में पढ़ते हैं, ठीक है, 214 में जब हम कैपिटल एसेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वहां पर हम पढ़ते हैं कि कुछ चीजें हैं जिनको कैपिटल एसेट नहीं मानी जाती है। उसमें जो हम रूरल एग्रीकल्चर लैंड के लिए जो लिमिट देखते हैं, वहां पर ये लिमिट्स हम पढ़ते हैं सर कि अप टू 2 किलोमीटर, पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा 1 लाख तक। सर हमने 3 किलोमीटर कब पढ़ा? हमने अप टू 2 किलोमीटर पढ़ा था। अप टू 2 किलोमीटर अगर 10,000 से ज्यादा और 1 लाख तक हो तो हम उसे अर्बन एग्रीकल्चर लैंड मान लेंगे। तो ये तो सर 3 किलोमीटर है और पॉपुलेशन भी कितनी है? 80,000। तो सर ये तो पहला ही पॉइंट आपका कवर हो गया सर, ये तो पहला ही पॉइंट कवर हो गया। ठीक है, बाकी भी मैं पढ़ लेता हूं, बट ये पहला पॉइंट ही कवर हो चुका है। An area within 1.5 kilometer from the local limit of a municipality has a population of 12,000। ये तो कवर हो गया सर, अप टू 2 किलोमीटर 10,000 से ज्यादा में कवर हो गया। An area within 2 kilometers from the local limit of municipality and has a population of 11 lakh as per the last census। सर ये तो सर अप टू 2 किलोमीटर्स, वो लास्ट वाली जो कैटेगरी नहीं थी अप टू 8 किलोमीटर्स, जो 10 लाख से ज्यादा एक्सीड करती है, वो उसमें कवर हो जाएगा। An area within 8 kilometers from the local limit of the municipality and has a population of 10,50,000 as per the last census। सर ये भी लास्ट वाले पॉइंट पे कवर हो जाएगा जो लिमिट हम पढ़ते हैं। तो ये पहला वाला ही पॉइंट है जो सर जो कवर नहीं होता अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की लिमिट पे, इसीलिए सर ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा और ये कैपिटल एसेट भी नहीं है। तो इससे अगर कोई इनकम होगी तो वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। ठीक है, आगे मूव करते देखो। The Gupta HUF in Maharashtra comprises of Mr. Harsh Gupta and his wife Miss Nidhi Gupta and his son Deepak Gupta, his daughter-in-law Dipti Gupta, his daughter Miss Preeti Gupta। Which one of the member of the HUF are eligible for co-parnancy right? Sir, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है इनकम टैक्स के एमसीक्यू बुकलेट का। मैं आपको दिखा देता हूं सर, रुको, मैं अभी सॉल्व कराया हूं तो मुझे ये याद है, एकदम रिसेंट पे कराया हूं। रुको मैं ये क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, कहाँ गया यार ये क्वेश्चन, अभी कराया हूं मैं, सेम क्वेश्चन, सेम सेम सेम। कहाँ गया, रुको, कहाँ है ये एमसीक्यू बुकलेट में मैंने कराया है स्टूडेंट्स को, ताकि मेरे को, क्योंकि ये क्वेश्चन याद है, ये क्वेश्चन याद है, मतलब मैंने कराया है, और कराया है तो कहीं तो है। एक सेकेंड रुक जाओ यार, कहाँ भग गया आगे पीछे, सेम क्वेश्चन है, कहाँ चले गया, हम्म, कहाँ चले गया भाई, कहाँ है, कहाँ है, ये देखो सर, ये देखो, ये रहा क्वेश्चन। फर्क सिर्फ इतना है, बताऊं मैं आपको, ये जो अनमैरिड ब्रदर गौतम गुप्ता है ना सर, ये नहीं है बस उसमें, ये देखो आपकी एमटीपी में सिर्फ इतना चेंज किए कि गौतम गुप्ता नहीं है, देखो आगे में, यहाँ प्रीति गुप्ता तक इन लोग रुक गए, आगे गौतम गुप्ता नहीं है। बाकी पूरा सेंटेंस, पूरी चीज सेम है सर, बाकी पूरी चीज सेम है, बाकी पूरी चीज सेम है, ये देखो, यही सेम तो है, ये देखो, नाम भी नहीं बदले इन्होंने। सर गौतम गुप्ता जो अनमैरिड ब्रदर था वो बस नहीं था, तो सर यहां पर ऑप्शन जो है गौतम गुप्ता को हटा दो, बाकी तो ऑप्शन जो बी है हर्ष गुप्ता, दीपक गुप्ता और प्रीति गुप्ता, वही तो सेम है। ये देखो आप, हर्ष गुप्ता, दीपक गुप्ता, प्रीति गुप्ता। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ सर, इंस्टीट्यूट का एमसीक्यू बुकलेट सॉल्व कराया था मैं, अगर आपने उसे ध्यान दिया होगा तो बहुत इजी हो जाएगा, चीजें बहुत आसान हो जाएगी। ये मैंने आपके इनकम टैक्स के एमसीक्यू के पूरे बुकलेट के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। आई होप आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी।
इसको आप फ्रेंड्स तक शेयर करोगे। आई होप आप इसे लाइक भी करोगे सर। आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग और समझ आया होगा। और इसके बाद अपन जीएसटी के भी एमसीक्यू के बुकलेट सॉल्व करेंगे सर, ठीक है? फ्रेंड्स तक शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट एक बार देख के समझ के जाएगा तो अच्छा रहेगा एग्जाम में। मैंने इसमें अच्छे से टेक्निक्स वगैरह सब सिखाई है। आपके लिए इनकम टैक्स, जीएसटी के पूरे रिविजन लेक्चर्स डले हुए हैं। मैराथन बहुत जल्दी आने वाले हैं सर। तो तैयार रहो और याद रखना सर, ठीक है? फ्रेंड्स तक शेयर करना और लाइक ज़रूर करते जाना सर। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे आप लोगों के लिए और ऐसे ही मेहनत करके जो एमसीक्यू वगैरह या जो भी वीडियोज़ वगैरह हो पाएगी, मैं आप लोगों के लिए सर बनाते जाऊँगा, ठीक है? चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।